ये झूठ बोल रहा है। मैंने कहा दिया था, मेरा भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं। और इसके पिता को किसने बनवाया था? लोकदल में विधायक दल का नेता, ये पता है? इसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसने बनाया था? और जब इस पर आरोप आया, हमने कहा एक्सप्लेन करो। जब एक्सप्लेन नहीं किया तब हमने छोड़ दिया। अगर है तो क्यों नहीं कोर्ट का फैसला है, हमने तो नहीं कहा था। ये सारे लोग एक एक बात को जानते हैं, कौन नहीं जानता है? अगर किसी बात को जानने के आधार पर अगर इसी तरह से हम सुना ना, हम बर्दाश्त करते रहते, हम कुछ नहीं बोलते। क्यों नहीं एक्सप्लेन किया था? क्यों नहीं 17 में एक्सप्लेन किया था? आज 4 सीटें है, आज सदन में शांति बनाएंगे, माननीय सदस्यगण, ये सब बर्दाश्त के बाद आपने डिमांड किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी नेता सदन बोले, हम जब बोलने लगे तो आप लोग घर से सुनते नहीं, बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आप शांति से सुने, यही वक्तव्य की मांग आपने कर रहे थे। अरे क्या कर रहे हो? हम तुमको जानते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हाथ उठा के बताइए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? असलियत आ गई। यह डबल इंजन की सरकार है महोदय। भाजपा के लोग, एनडीए के लोग नहीं चाहते बिहार की तरक्की हो। बिहार पिछड़ा राज्य से आगे उन मुकाबला है उन राज्यों के जो तरक्की करे। ये तो बड़ी शर्म की बात है महोदय। अच्छा चलो, इसका आप लोग बिहार का विशेष राज्य के समर्थन नहीं देते हैं। इनका मैनिफेस्टो में 19 लाख रोजगार की बात थी, वैक्सीन फ्री में देने की बात थी। अब तो हम तो चाहेंगे वैक्सीन तो दूर की बात है, मुख्यमंत्री जी फ्री में खाली टेस्टिंग किट ले आए ना, विशेष पैकेज कोरोना को ले आए ना। अब तो डबल इंजन की सरकार है, क्या उप मुख्यमंत्री जी लिख करके दीजिएगा? आप तो दो उप मुख्यमंत्री हो गए। तारकेश्वर जी, आप लोगों को तो लिखना चाहिए, कोई भेदभाव तो अब नहीं होना चाहिए। और राशन की जहां तक बात थी, केवल छठ तक राशन की बात थी। जब तक चुनाव, आपके बंगाल में राशन फ्री मिलेगा, बिहार को लोगों को अब राशन आगे नहीं मिलेगा क्या फ्री? ये तो जनहित के मुद्दे महोदय। डबल इंजन की सरकार, ना स्पेशल पैकेज, ना कोरोना के लिए स्पेशल ध्यान, बल्कि वसूला गया, पैसा वसूला गया, स्पेशल स्टेटस। अब तो रोजगार देने की बात नहीं, लोगों को छीनने का काम कर रहे। मुख्यमंत्री ने तो हाथी खड़ा कर दिया था। और संभव है अब 19 लाख रोजगार कैसे सृजन करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं आप लोग। बेल्ट्रॉन में कई लोग, हमारे लोग जो है, उनको निकाला जा रहा है नौकरी से। वो लोग मिलने आ रहे, पढ़े लिखे नौजवान युवक है, उनके साथ अन्याय किया जा रहा है महोदय। सरकार की कोई नीति नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, कोई विजन नहीं है। इस आर्थिक संकट से देश का जीडीपी माइनस में चला गया। कुछ तो चिंता कर लीजिए। कैसे उभारेंगे नीतीश कुमार जी बिहार की आर्थिक स्थिति को? कुछ बताया? राज्यपाल के अभिभाषण में कुछ था? कैसे हम उभारेंगे? कैसे गरीबी हम निकलेंगे? बिहार में बंद करे कारखाने कैसे खुलेंगे? शुगर मिल कैसे खुलेगा? मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा अच्छा बयान दिया था। क्या बयान था महोदय चुनाव के समय में? कि हमने सारे प्रयास कर लिए, बिहार लैंडलॉक स्टेट है, इस वजह से बड़े उद्योग बिहार में नहीं लग सकते। मेरा कहना है, इच्छा शक्ति अगर हो तो कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं अगर बिहार में समुद्र ही जरूरी है, अगर समुद्र हो तो बड़े उद्योग लगेंगे। लैंडलॉक स्टेट पंजाब भी है, हरियाणा भी है, राजस्थान भी है, लेकिन बिहार के मजदूर वहां जाकर के क्यों फैक्ट्रियों में काम करते हैं?
वो भी तो जमीन से घिरा हुआ, सीमा उसका बंधा हुआ है महोदय। और लैंड स्टेट होते हुए भी लालू जी ने जब रेलवे का कारखाना दे दिया तो आप हवाला दे रहे कि समुद्र है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी थक चुके हैं, कोई विजन नहीं है। और बिहार की जनता ने इसको स्वीकार किया महोदय। इसलिए महोदय, ये सरकार के पास क्या काम होगा नहीं होगा कोई भी जवाब देंगे। अब तो मुख्यमंत्री जी हैं, हम लोग तो चाहेंगे कि मुद्दे की बात होनी चाहिए, मुद्दे पे बात होनी चाहिए। अब यहां बिहार के जनता के भलाई के बारे में हम लोग सब लोग चिंतित थे। सब लोग चुन करके आए कि बिहार की तरक्की कैसे हो, हम लोग आगे कैसे बढ़े। लेकिन बिहार की ऐसी धरती है, विधायक तो पाला बदलते थे लेकिन कुर्सी के लालच में मुख्यमंत्री पलट जाता है। ये बिहार पहला ऐसा राज्य है, ये बिहार पहला ऐसा राज्य है महोदय। तो हमको तो बाढ़ आया महोदय 18 जिला में, 85 लाख आबादी जो है वो प्रभावित रही। बिहार के मुख्यमंत्री 144 दिन से सीएम हाउस से नहीं निकले और चुनाव में वोट मांगने के लिए हेलीकॉप्टर से घूम रहे थे। हम लोग खुद गए थे चंपारण के इलाके में, हम लोग गए थे छपरा प्रमंडल गए थे, गोपालगंज का बैकुंठपुर पूरा जो है बाढ़ से गंडक नदी से उफान पे था। किसी को कोई चिंता नहीं महोदय, कोई काम नहीं किया गया। सेंट्रल की टीम, मुख्यमंत्री जी बताएं, बाढ़ जो प्रभावित हुई, कोई सेंट्रल का टीम भी आकर के आकलन करके गया क्या कि बाढ़ में कितनी तबाही हुई, कितने लोगों की, और इन्होंने मांग की कि नहीं की, ये भी देखने लायक है। तो आप मुख्यमंत्री किस बात के, आप मुख्यमंत्री किस बात के? अभी श्रवण कुमार जी बोले थे कि माले के लोग गलती से जीत कर करे आगे। हम तो कहते ये सरकारी फर्जी है, ये सरकार फर्जी है, ये सरकार पूरी तरीके से फर्जी। अरे भैया, चोर दरवाजा से आए तो कुछ काम तो कर लीजिए। कोई काम नहीं महोदय। अध्यक्ष महोदय, बनाए रखें और संसदीय शब्द को प्रोसीडिंग का पार्ट न बनाएंगे। इसमें चोर दरवाजा बोला गया है, इसमें अनपार्लियामेंट्री क्या है? एक नहीं बोल रहा, हाँ बोल, हाँ सर्वन बोल रहे। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, हाँ संसदीय कार्य मंत्री, एक मिनट, नेता प्रतिपक्ष, आप शांति से बैठिए, सुन लीजिए। माननीय सभा सुरेंद्र जी बैठ जाइए, आपस में टोका टोकी मत करिए। अध्यक्ष महोदय, मैं नियमापत्ति पर खड़ा हूं। आप सब, हम सभी साक्षी रहे हैं कि बिहार में चुनाव हुए हैं, विधिवत निर्वाचित सरकार है, वहां जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत महामहिम ने इस सरकार का गठन किया है। फिर यहां जैसे लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में बार बार चोर दरवाजे से सरकार, ये तो बिल्कुल असंसदीय है, ये बिल्कुल असंसदीय है। ये इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। उसको नियमानुकूल देख करके प्रोसीडिंग से बाहर किया जाएगा। चलिए आगे। होता है आप अब्बार जी, चोर जोर में होता है। अब शांत रहिए अब्बार जी। माननीय नेता विरोधी दल, माननीय नेता विरोधी दल, पहले भी कहा था, बैठ जाइए, बैठ जाइए। कल माननीय सदस्य, आपसे गुजारिश है कि कृपया शांति बनाए रखें। देखिए महोदय, हमने तो कल भी बोला था, सच को कितना भी दबाया जाए, परेशान किया जाए, लेकिन सच देर सवेर सामने आता ही है। तो कोई आपके प्रोसीडिंग से हटाने ना हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार की 12 करोड़ की जनता ने अपने आंखों से कारनामे देखे। रात के अंधेरे में
आप बात को खड़े, मुख्यमंत्री जी बैठ जाइए, उप मुख्यमंत्री जी बोलिए। बैठ जाइए। ये आसन का अपमान है। अगर आसन कह रहा है कि अगर यह आपत्तिजनक शब्द है तो उसको हटा दिया जाएगा, और नेता प्रतिपक्ष सदन के अंदर बोल रहे हैं कि हटा या ना हटा फर्क नहीं पड़ता, तो आखिर इस तरह से कैसे सदन चलेगा? और पहली बात, दूसरी बात, जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष ने एक विशेष सवाल पर हाथ उठवाने का काम किया अपने सदस्यों से, क्या उनको यह अधिकार है कि सदन के अंदर सदस्यों से हाथ उठाएगा? ये सदन क्या मानना आ रही है? माननीय सदस्य, किसी भी सदस्य का अधिकार नहीं है कि अपने सारे सदस्यों को हाथ उठावे और गिरावे। ये सदन की परंपरा नहीं रही है, ये गलत है। अनुकूल नहीं रहेगा, वो तो इनके पास रखेंगे। अनुकूल नहीं हो या कहते इस पर टाला नहीं जा सकता है। नेता प्रतिपक्ष कह रहा है कि आगे ध्यान फर्क नहीं पड़ता है, तो इनको आसन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर इस तरह से आसन का अपमान करते रहेंगे तो यह सदन चलाने से क्या फायदा है? मैं आगे ध्यान रखें इस विषय को। देखिए माननीय सदस्यगण, सदन सार्थक विमर्श के लिए है, और सार्थक विमर्श से लोकतंत्र मजबूत होता है। कृपया धैर्य बनाए रखें और सभी को अपनी अपनी जिम्मेवारी का ध्यान रखें, क्योंकि आपके आगे नए लोग भी आपसे जो सीखेंगे उसका असर सदन पर पड़ेगा। आगे अपना बात को रखें नेता प्रतिपक्ष। फर्क तो पड़ेगा महोदय, आपकी बात से हम पूरी तरीके से सहमत हैं और पड़ भी रहा है महोदय। हम कहना चाहिए ये थोड़ा शांति बनाए रखें। हम आसन से आग्रह करेंगे कि जितना हाउस डिसऑर्डर रहा है उसका समय भी हमको मिले, क्योंकि हमारे समय को व्यर्थ किया गया। महोदय, हम शब्द का चयन सार्थक करें ताकि समय व्यर्थ न हो। हम तो बात ही कर रहे हैं। चलिए महोदय, हम लोगों ने बात की, भले ही जो कारण से कुर्सी पे बैठ गए हो, लेकिन जनता के दिल में जगह महागठबंधन के लिए ही। और महोदय, आपका हमारे ऊपर कैसी कैसी भद्दी भद्दी टिप्पणियां कर रहे हैं और आप देख रहे हैं महोदय, भद्दी भद्दी टिप्पणियां पीछे से की जा रही है। एक तरफा तो नहीं होना चाहिए। तो हम तो कोई नहीं महोदय, हम लोग तो आदी हो गए, हमको जितना बोलना है बोल लीजिए, कोई फर्क हमको नहीं पड़ने वाला। हम बिहार की जनता के लिए आवाज उठाते रहे। और एक बात और कहना चाहते महोदय, रिक्त पर एक खाली पद है लगभग 4.5 लाख शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में, और मुख्यमंत्री जी ने शायद नीति आयोग का रिपोर्ट पढ़ा होगा। नीति आयोग के चेयरमैन जो होते हैं, अध्यक्ष जो होते हैं, वो प्रधानमंत्री होते हैं। उस आयोग का रिपोर्ट जरा पढ़ के आइए आप सब लोग। बिहार सबसे फिसड्डी राज्य। ये हमारा चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो। कल ही महोदय, कल जेल से अपराधी लोग भागे हैं 2, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हो। लोग अगर कंपेयर करते हैं तो 2015 के 18 महीने का भी कंपेयर करना चाहिए और अब का कर लेना चाहिए। आंकड़े मेरा नहीं, एनसीआरबी के आंकड़े पे आप लोग जाइए। और बिहार में हम तो चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जवाब दे कि भाई ये तो कोरोना, ये मानते इतना महामारी है, आईसीएमआर के आंकड़े क्यों ऐसा कह रहे हैं? कमिटी कब तक बनेगी? कब तक 19 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा? कब तक बंद पड़े कारखाने खुलेंगे? कब पलायन रुकेगा? कब गरीबी मिटेगी? कब भूखमरी मिटेगी? किसानों को आय दुगुना कब होगा? मजदूरों को सम्मान कब मिलेगा? ये प्रश्न जो है बिहार की जनता जानना चाहती है। शिक्षा व्यवस्था महोदय, आप लोग जानते हैं 3 साल में भी ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं मिलता, 6-7 साल लग जाते हैं। बीपीएससी का लेख लतीफा के कारण महोदय लोगों को भुगतना पड़ता है।
क्योंकि उम्र सीमा होती है सरकारी नौकरी में, और हमारी सरकार अगर होती तो हम लोगों ने यह भी फैसला किया था, एजेंडा में यह भी डाला था कि बीपीएससी का जो लेट लतीफा है, जिसके कारणवश लोगों को भुगतना पड़ता है, उम्र चला जाता है, खत्म हो जाता है, फिर केपेबल नहीं हो पाते, उसके लिए जो है उम्र की सीमा चाहे सामान्य वर्ग हो या आरक्षित वर्ग हो, उसके लिए बढ़ाया जाएगा। यह होना चाहिए, कसना चाहिए। सीमांचल के लिए, कोसी के लिए हम लोगों ने यह वादा किया था कि हमारी अगर सरकार बनेगी तो कोसी विकास आयोग का गठन करेंगे, सीमांचल विकास आयोग का गठन करेंगे, क्योंकि कोसी और सीमांचल का इलाका गरीब है महोदय, बड़ी गरीबी है। हम लोगों ने यह बोला था 10 लाख सरकारी नौकरी समय डेट बताते पहले मंत्रिमंडल की बैठक में, सारे पदों को भरते हुए राष्ट्र औसत के मुकाबले आने के लिए हमको 10 लाख रोजगार देना होगा महोदय। यही नहीं, हम लोगों ने बोला था जो आंगनबाड़ी महिला है, स्वयं सहायता समूह है, जीविका दीदी है, आशा वर्कर है, विकास मित्र है, उनके मानदेय को दुगुना किया जाएगा और नियमित किया जाएगा। नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन देने की हम लोगों ने बात की थी महोदय। और भले ही हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन अपनी लड़ाई को, उनकी लड़ाई को बिहार के जब तक उन सभी मजदूर, किसान, नौजवान, जितने लोग सरकारी कर्मचारी, सभी लोगों को न्याय न दिला दे, हमारी लड़ाई चलती रहेगी। और हम तो चाहेंगे कि सरकार को, आपका समय अब समाप्त महोदय, हम तो आपसे आपके की हाउस डिसऑर्डर में रहा महोदय, हाउस 10 मिनट मिल जाए, डिसऑर्डर काफी रहा महोदय, 56 मिनट बोलना था, अभी है वैसे 5 मिनट, अभी है वैसे 15 मिनट, 10 मिनट डिसऑर्डर होने का हाउस का महोदय, 5 मिनट बचा हुआ, 2 मिनट है महोदय। हमें पता है हमारी बातों का, सच्ची बातों का गुस्सा हमारे राष्ट्राध्यक्ष पे ही निकलेगा, और वो कैसे निकलेगा, कौन कौन तरीके से निकलेगा, ये हम लोग भली भांति जानते हैं। उस पर हमको ज्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन महोदय, बात है, सवाल है कि एक कमेटी तुरंत कोरोना को देखते हुए जो है समय तय किया जाए, कौन कौन कमेटी में होंगे, इसका समय सीमा होना चाहिए महोदय। आप देखिएगा कि बिहार के मुख्यमंत्री लगातार बार बार विकास 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 करते हैं, लेकिन काम केवल विनाश का ही करते हैं। हर जगह भाषण में हमने देखा है महोदय। अभी भी महोदय बिहार जो है पलायन में लगभग 50%, मतलब हर बिहार का दूसरा परिवार या दूसरा घर जो है वो पलायन करता है। बेरोजगारी दर 46.6% है महोदय। अभी तो टाइम महोदय है ही 15 मिनट नहीं, समय आपका हो चुका है मेरा। पहले आप 30 मिनट बोल चुके हैं और 26 मिनट अभी आपका समय हो चुका है महोदय। हमने अशोक चौधरी जी के जो चार्जशीट है जो सीबीआई ने किया, हम चाहेंगे कि ये प्रोसीडिंग का भी हिस्सा बनाया जाए। इसमें है जो हमने बात कही है, ये रखवा लो। कोई भी आगे अब समय समाप्त हुआ है नहीं, अभी महोदय चलिए। अब आप आसन करेंगे महोदय, मैं आसन को खारिज आप न करें कृपया करके, वरिष्ठ सदस्य हैं आप। नहीं समय, अच्छा ठीक है, छोड़िए महोदय। हमने पहले अब समय समाप्त हुआ है। 1 मिनट कंक्लूड तो करने दीजिए। हाँ, कंक्लूड महोदय। हम लोग लगातार बिहार के वर्तमान और भविष्य की चिंता करते रहे, मुद्दे की बात करते रहे, और कुछ लोग इतिहास के बासी पढ़ने की बात करते रहे, भूतकाल की बात करते रहे महोदय। हम लोग सब लोग चाहेंगे कि सरकार जो है अपनी गलतियों को, अपने कमियों को मानते हुए बिहार के विकास के लिए जो कदम उठाना है वो अगर उठाती है तो हम लोगों का समर्थन रहेगा। हम लोग समय नेता प्रतिपक्ष का समाप्त हुआ। आप बताइए, अब आप क्यों उठ गए? इसलिए आपको एडवांस में नए साल की भी शुभकामनाएं। जरूर मिलेंगे, आशान्वित रहिए, इतना निराश नहीं होइए, मिलेंगे। बोले क्या कहना है आपको?
ललन पासवान जी। जी महोदय, पिछले दिनों एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता के द्वारा मुझे प्रलोभन और धमकी दिए जाने का घटना उजागर मेरे द्वारा किया गया। मुझे आशंका है मुझे प्रलोभन देने वाले की ओर से मुझे और मेरे परिवार को शारीरिक और मानसिक नुकसान पहुंचाया जा सकता है। महोदय, ऐसा करने वाले लोग काफी ताकतवर हैं। इस विपरीत परिस्थिति में हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते महोदय। अब महोदय, हम चाहते हैं कि महोदय मुझे महोदय एवं सदन का संरक्षण प्रदान हो। महोदय, मैं ये महोदय चाहते हैं महोदय, आज भी जो परसेप्शन बना हुआ है समाज में महोदय, दूसरा समाज महोदय परसेप्शन बना हुआ है जो दलित है, उसका ईमान नहीं है, उसका कोई ये नहीं है महोदय। ये परसेप्शन ये चल रहा है महोदय का और सदन का संरक्षण चाहिए महोदय। मुझे आशंका ये लोग काफी ताकतवर लोग हैं और ये कुछ भी कर सकते महोदय। हमने इसको पुरानी थाने में दर्ज कराया महोदय। आपस में मत और दूसरे को। अध्यक्ष महोदय, आपको भी पता होगा, अब सभी लोग बैठ जाए, कृपया सभी लोग माननीय सदस्य बैठ जाए, सभी माननीय सदस्य बैठ जाए, सभी माननीय सदस्य बैठ जाए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अरे हम बोल रहे हैं, उपमुख्यमंत्री बोल लीजिएगा मेरे पास, हमको अनुमति मिल गई है। क्या अध्यक्ष महोदय, इधर हम बोल रहे हैं तो उठ गए, आपने दे दी अनुमति हम। बोलिए। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, आप बैठ जाइए, मुख्यमंत्री जी हम बात कर ले, फिर उठ जाइएगा। अरे बोलिए आप। इस प्रकार से चलते सत्र में धमकी दी गई, यह लोकतंत्र की हत्या है और यह लोकतंत्र पर हमला है। इसीलिए आप माननीय सदस्यों के संवैधानिक संरक्षक हैं और इस सदन के वो माननीय सदस्य हैं, इसलिए आप अपने स्तर से जो संवैधानिक स्वरूप है उसमें कार्रवाई करें, यह आसन से आग्रह है। संज्ञान में आ गया, बैठ जाइए। हाँ बोलिए नेता प्रतिपक्ष, आप बैठ जाइए, बोलने दीजिए। बोलने ही नहीं देना। अध्यक्ष महोदय, बोलिए आप, बोलिए। हम भी सदन के सदस्य हैं। बोलिए। हाउस कोर्ट जब आप सभी शांति से सुने, एक एक करके सब। अब संज्ञान में बैठ जाइए नेता प्रतिपक्ष। ऐसे होता है, समय बर्बाद हो रहा है। आप उधर ध्यान दिए हुए, तो हम आपको तरफ देख रहे हैं, देख के बोले, आप ही को देख रहे हैं, उधर देख रहे थे अभी। चलिए। अध्यक्ष महोदय, हम भी सदन के सदस्य हैं। चुनाव के दौरान एक हत्या हुई थी पूर्णिया में। सत्ता दल के लोग, एक ने दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, पटना से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हम पे हत्या का मुकदमा कराया गया। अब ये विषय को भाषण में क्यों नहीं? हम पे झूठा मुकदमा किया गया, आरोप लगाए गए, क्या उसके लिए लोग माफी मांगेंगे? क्या इसके लिए लोग माफी मांगेंगे? उनका माइक दे दीजिए, माइक ऊपर करा दीजिए। अध्यक्ष महोदय, अब आप बोलिए सर। माननीय ललन पासवान साहब इस ने जो मामला उठाया महोदय बहुत ही गंभीर है और जिस तरह से विधायक को फोन के जरिए प्रताड़ित किया जा रहा है महोदय, पर खतरा है महोदय। आप कस्टोडियन है सदन के महोदय, आपसे आशा और उम्मीद है। धमकी दिया उन पर सख्त कार्रवाई। कोई अभी माननीय अजीत शर्मा जी साबित साहब बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बोलिए। महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दिए गए अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए मैं खड़ा हूं। मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता की हैसियत से
सभी नवनिर्वाचित माननीय सदस्यों का दिल के गहराई से स्वागत करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 17वीं विधानसभा में कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता के तौर पर यह मेरा पहला भाषण है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करूंगा कि मेरी बात कृपया सुनने का कष्ट करेंगे और अपने भाषण के दौरान ही मेरा उत्तर देंगे। अभी जो कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा महागठबंधन के तौर पर, उसमें हमारी अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं आए, लेकिन नीतीश जी की सरकार बनाने के पक्ष में भी परिणाम नहीं आया। आप देखें कि आप कहां थे और कहां पहुंच गए। वैसे यह जदयू का इतिहास रहा है कि 2005 से ही उसे कभी स्पष्ट बहुमत नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी अपने 40 साल से अधिक के लंबे शासनकाल में प्राय सभी चुनाव में स्पष्ट बहुमत लाती रही और शायद ही कभी किसी राज्य में वहां कमजोर होते हुए भी उसने अपने नेतृत्व में सरकार का गठन किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एनडीए की सरकार किसान विरोधी है और परिणाम स्वरूप किसान विरोधी कृषि कानून केंद्र द्वारा बनाया गया है, जबकि बिहार की एनडीए सरकार पहले ही किसानों को बिचौलियों के हाथों सुपुर्द कर चुकी है। राज्य में धान और गेहूं की बिक्री में बिचौलियों का बोलबाल रहता है। सरकारी सिस्टम जानबूझकर समय पर धान का क्रय नहीं करता है, जिसके कारण मजबूर किसान औने पौने दामों में बेचने के लिए विवश होते हैं। एनडीए को देश की समस्याओं को दूर करने में रुचि नहीं है, बल्कि लव जिहाद जैसे नारे देकर उसके लिए कानून बनाने में रुचि है। प्रधानमंत्री मोदी जी डर की राजनीति करते हैं और जंगल राज का नारा दिखाकर इस चुनाव में मत हरण किया है। एनडीए हर एक मोर्चे पर विफल रही है, चाहे वह राष्ट्रीय स्तर पर हो या राज्य स्तर पर। 15 वर्षों से भाजपा गठबंधन की बिहार में सरकार है और 6 वर्षों से भाजपा का ही केंद्र में सरकार है, लेकिन इस दौरान राज गरीबी और पिछड़ेपन से एक पायदान भी ऊपर नहीं उठा, चाहे पीठ भाजपा जितनी अपनी थपथपा ले। केंद्र की भाजपा सरकार बिहार को प्रयोगशाला के रूप में देख रही है। 2015 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री आरा में चुनावी सभा कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने बिहार को 1,65,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज विभिन्न योजना हेतु देने की घोषणा की थी, लेकिन उन घोषणाओं का कार्यान्वयन आज तक नहीं हुआ। उस घोषणा के बाद केंद्रांश में कटौती की गई तथा राज्यांश में बढ़ोतरी की गई, जिस पर दिनांक 4 अप्रैल 2016 को इसी सदन में वाद विवाद हुआ और विशेष पैकेज के क्रियान्वयन और अनुश्रवण के लिए बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा दिनांक 25 अप्रैल 2016 को विधानसभा अध्यक्ष के कन्वेनरशिप में एक समिति का गठन किया गया, जो आज भी पेंडिंग अवस्था में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेष राज्य का दर्जा के संदर्भ में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर इस सदन से भारत सरकार को भेजा गया और जब नीतीश जी हमारे साथ थे तो वे जोर शोर से लगे हुए थे, लेकिन आज तक विशेष राज्य का दर्जा बिहार को केंद्र सरकार द्वारा नहीं दिया गया। अध्यक्ष महोदय, ईडब्ल्यूएस के लिए संसद में संविधान संशोधन हो रहा था तो कांग्रेस पार्टी ने खुले दिल से उसका स्वागत किया और समर्थन देकर संविधान का हिस्सा बनाया। अभी तकनीकी सेवा आयोग द्वारा जो समान चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा की गई, उसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बैकलॉग की व्यवस्था नहीं रहने के कारण अन्य लोगों का चयन रोस्टर के आधार पर कर दिया गया, जिसके कारण अध्यक्ष महोदय संविधान की भावना ही समाप्त हो गई। ईडब्ल्यूएस में भी अन्य वर्षों की तरह बैकलॉग की व्यवस्था की जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन में और सदन के बाहर भी गेट पर घुसते ही देखा है कि महात्मा गांधी के 7 सामाजिक पापों का उल्लेख किया गया है, जिसका पहला है सिद्धांत विहीन राजनीति। क्या भाजपा की केंद्र और राज्य में सरकार बनने के बाद से राजनीति में सिद्धांत रह गया है, जो आप खुद देख रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं राज्य में सरकारी सिस्टम पर व्यापक भ्रष्टाचार का उल्लेख करना चाहता हूं। बचपन से ही सुनते आ रहा हूं,
जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। यही हाल सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार का है। बिहार का नागरिक जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु पत्र बनवाने के लिए घूस देने के लिए विवश हो जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा किसी भी राज्य की विकास की रीढ़ होती है। शिक्षा की जो स्थिति है उस पर एक दो बातें मैं कह देना चाहता हूं आपको अध्यक्ष महोदय। एनडीए की सरकार बनते ही 2006 में नियमावली बनाकर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति की गई, जिसे आज समान बोलचाल की भाषा में नियोजित शिक्षक कहते हैं। शिक्षकों की नियुक्ति प्राप्तांक के आधार पर नियुक्ति के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनका STET लेकर उनकी मेधा की जांच की जाएगी। किस दृष्टिकोण से यह विवेकपूर्ण निर्णय है कि पहले नियुक्ति की जाए फिर उस पर जांच बैठाई जाए। उस शिक्षा की बहाली किसी से छिपी हुई नहीं है। आए दिन सदन में चर्चा होती रहती है कि सहायक प्राध्यापकों की कमी है। उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया का आधार जो रखा गया है वह दोषपूर्ण है अध्यक्ष महोदय। लिखित परीक्षा नहीं रखकर एकेडमिक आधार रखा गया है, जबकि छत्तीसगढ़ यूपी में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति लिखित परीक्षा के आधार पर होती है। यहां भी एकेडमिक और इंटरव्यू को समाप्त कर लिखित परीक्षा के आधार पर सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति की जानी चाहिए ताकि उस शिक्षा की बदहाली दूर हो सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, शैक्षणिक माहौल खराब होने से केवल शिक्षा का स्तर खराब नहीं होता है, बल्कि राज्य की इकोनॉमी भी बर्बाद होती है। राज्य से बाहर पहले उस शिक्षा के लिए लोग पलायन करते थे, अब प्राथमिक शिक्षा के लिए भी पलायन कर रहे हैं, जिस पर अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। पैसा इस राज्य का और खर्च हो रहे हैं दूसरे राज्यों में। ऐसी स्थिति में इस राज्य का विकास हो ही कैसे सकता है अध्यक्ष महोदय, इस पर विचार करने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, राज्य में बड़े बड़े भवन और कुछ सड़कें बनी हैं, लेकिन क्या उनकी गुणवत्ता का स्तर सही है? और यदि स्तर सही है तो बार बार रेट एस्केलेशन क्यों हुआ है? जो योजना 100 से 200 करोड़ में शुरू होती है वह 500 से 700 करोड़ तक क्यों पहुंच जाती है? पूर्व माननीय मुख्यमंत्री मांझी जी, जो आज आपके सहयोगी हैं, माने सदन के सहयोगी हैं, उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में ही घोषणा की थी कि राज्य में एस्टीमेट घोटाला हो रहा है, जिसकी जांच कराएंगे, लेकिन वह जांच ठंडे बस्ते में चली गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े बड़े पैकेज बनाकर बाहर की कंपनियों को, अध्यक्ष महोदय सुनने की बात, 2 मिनट बचा हुआ है, बनाकर बाहरी कंपनियों को ठेका दे दिया जाता है और राज्य के सभी छोटे बड़े ठेकेदारों को काम से बाहर कर दिया गया है। हालांकि राज्य में जितने भी काम हो रहे हैं वह सभी बिहार राज्य के ही ठेकेदार मजबूरन पेटी कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम लेकर काम कर रहे हैं। यह जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं उनके बड़े पैकेज बनाकर काम आवंटित करने के पीछे जो उद्देश्य है वह भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2016 में यहां शराबबंदी कानून लाया गया, जिस पर हम लोग की भी सहमति थी, लेकिन क्या यह कानून पूरे तरह से लागू हुआ? लाखों लोग जेल यात्री हो गए और शराब धड़ल्ले से घरों तक पहुंच रही है। युवा लड़के लड़कियां शिक्षा छोड़कर डिलीवरी बॉय हो गए हैं। जहां पहले शराब लेने के लिए लोग दुकान तक जाते थे, आज उनके घर पर सुविधाजनक तरीके से शराब दुगने कीमत में पहुंचाई जा रही है। शराबबंदी ये लागू हो, पूरे तौर पर लागू हो, अन्यथा इसमें आवश्यक संशोधन किया जाए। अंत में माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात उल्लेख करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने 19 लाख रोजगार दिए जाने की बात घोषणा की है मैनिफेस्टो में। राज्य के बेरोजगार आशा भरी निगाहों से उस दिन की बाट जो रहे हैं किस दिन 19 लाख रोजगार उन्हें मिलेगा। मैं आशा करता हूं कि आने वाले बजट सत्र तक 19 लाख रोजगार सरकार राज्य के बेरोजगारों को दे देगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, इसके लिए आपको तथा सदन ने मुझे सुना, इसके लिए सदन के सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। चलिए। माननीय सदस्यगण, अब श्री राम रतन सिंह सविसा 1 मिनट का समय है। माननीय अध्यक्ष महोदय,
महामहिम राज्यपाल महोदय ने कल धैर्य रखें। कल संयुक्त अब अधिवेशन एक ध्यान से उनका सुन लीजिए। अभिभाषण करने की कृपा माइक की। पर मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदय ने बोलने के क्रम में जिन बातों की चर्चा की, वो लगता है कि सरकार के तरफ से जो सरकार पिछले 15 वर्षों से बिहार के अंदर सत्ता चलाने का काम किया है और राज्य के अंदर जो विकास के काम होने चाहिए, मेरे ख्याल से वो सारे के सारे काम केवल घोषणा तक सीमित है। केवल दिखावा ही हम लोग और आम जनता महसूस कर गागर रही में है। सागर भरे 1 मिनट का समय समाप्त होने जा रहा है। समय खत्म हो गया था तो क्या करें, इसलिए हम दो तीन बात कह के अपनी बात समाप्त कर जी, जी। सवाल है कि अभी तत्काल उस अभिभाषण में आम जनता की समस्याओं के बारे में जो चर्चा होनी चाहिए थी, उसके बारे में महामहिम जी ने कुछ नहीं कहा। और मैं कहना चाहता हूं कि उन तमाम जो जलते और हुए आपका सवाल समय हैं, समाप्त हुआ। जो जलते हुए सवाल है, उन सवालों पर निश्चित रूप से सदन में चर्चा होनी चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं कि जो नियोजित शिक्षकों के सवाल हैं, जो समान काम के लिए समान वेतन उनको मिलनी चाहिए, इस बात की लड़ाई वो लगातार लड़ते रहे हैं। अब समय समाप्त हो गया आपका। नहीं गया है। मैं कहता हूं श्री संजय कुमार तिवारी। माइक ऑन कर लीजिए। पर बात की चर्चा में भाग लेने के लिए समय देने पर मैं आपका आभारी हूं। महोदय, मैं सरकार द्वारा लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए आपने जो समय दिया, मैं आपका और आपके आसन का शुक्रगुजार हूं। मैं धन्यवाद देता हूं महोदय। हमारे नेता विरोधी दल एवं हमारे नेता विधायक दल ने महामहिम के अभिभाषण पर जो फोकस किया, वो अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दों पर उन लोगों ने आपका ध्यान आकृष्ट करने का अध्यक्ष महोदय काम किया। महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, बक्सर ऋषियों और महर्षियों की धरती है और वहां संत लक्ष्मी परपल जिया स्वामी जी महाराज नाथ बाबा का तपस्या स्थल है। महोदय, मैं उस जगह से आता हूं। महोदय, बक्सर एक हिस्सा पुराने शाहबाद का है। पुराने शाहबाद में 22 सीटें आती हैं। 22 सीटों में भोजपुर, रोहतास, कैमूर और बक्सर है। महोदय, मैं खासकर हमारा जो धान का कटोरा है बक्सर, और कृषि प्रधान हमारा पूरा शाहबाद है, और उस शाहबाद में किसानों की अनदेखी होते आ रही है। महोदय, सरकार तो घोषणा करती है कि हम धान अधिप्राप्ति कर रहे हैं महोदय, लेकिन एक भी क्रय केंद्र, महोदय ये जांच का विषय है, एक भी क्रय केंद्र पूरे शाहबाद में अभी तक लिवाल नहीं है महोदय। धान कटकर तैयार है और लिवाल नहीं है महोदय। मैं आसन के माध्यम से अध्यक्ष महोदय ये आग्रह करूंगा कि किसानों की रखवाली करनी होगी। अगर ये एनडीए सरकार दम भरती है कि मैं किसानों का शुभचिंतक हूं, तो आज तक एक भी क्रय केंद्र नहीं खुले महोदय, और औने पौने दामों पर धान का लिवाल कोई नहीं है महोदय। वहां सिर्फ और सिर्फ महोदय न खाद है न बीज है, और किसान धान की आशा में बैठे धान बीज का चक्कर लगा रहा है कि कैसे अपने खेत की बुआई करे, कैसे अपने खेत का पटवन करे और कैसे अपने धान का वो लिवाल खोज करके लिवाल बेचे।
महोदय, जितने भी आपके कोऑपरेटिव बैंक हैं जिला स्तर पर, उनका ऑडिट कराया जाए। महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं, किसानों के नाम पर वहां ऑडिट हुआ, लेकिन भुगतान उन लोगों ने उनके नाम पर कराने का काम किया। महोदय, किसानों को छलने का काम किया है। महोदय, वहां पैक्स नाम का कोई चीज नहीं है। महोदय, मैं खासकर किसान पर इसलिए बोलना चाहता हूं और पर्यटन पर, कि महामहिम का ध्यान पर्यटन पर नहीं है, किसानों पर नहीं है। कोरोना काल का तो हवाला दिया महोदय उन्होंने, लेकिन क्वारंटाइन सेंटरों पर जो अरबों करोड़ों का घोटाला हुआ महोदय, इस पर कोई राज्य सरकार का ध्यान नहीं है। महोदय, चूंकि मैं जहां से आता हूं, यूपी और बिहार का सीमावर्ती जिला बक्सर है, और जिस कोरोना काल में हमारे प्रवासी मजदूर पर लाठियां चली, डंडे चले, उनको अपने बिहार राज्य में अंदर नहीं आने दिया गया। महोदय, इस पर किसी सरकार का ध्यान नहीं है। महामहिम ने तो अभी अपने भाषण में कोरोना काल पर सारी टिप्पणियां कर दी कि राज्य सरकार ने कैसे कोरोना काल में अप्रवासी मजदूरों को रखने और देने का काम किया। महामहिम महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि महामहिम ने जो आपने रटा रटाया भाषण दे दिया, आसन पर जो चला गया, महामहिम ने पढ़कर हम माननीय विधायकों को और बिहार की जनता को बताने का काम किया। महोदय, हमारे पूरे शाहबाद परिक्षेत्र में महोदय, मैं विगत वर्षों में भी इस प्रश्न को उठाते रहा हूं महोदय, कि हमारा बक्सर पर्यटन के लिए अति महत्वपूर्ण है, और शाहबाद को उस सर्किट में जोड़ा जाए महोदय, तो कैमूर का मुंडेश्वरी है, गुप्ता बाबा है। आपका समय समाप्त, कृपया बैठ जाएं। आपका समय समाप्त हो, कृपया बैठ जाएं। महोदय, एक मिनट महोदय, और माननीय सदस्य को बोलना है। सर्किट से आज तक पंचकोसी परिक्रमा को रामायण सर्किट से नहीं जोड़ा गया महोदय। मैं आग्रह करता हूं, पंचकोसी परिक्रमा विगत 5 तारीख से शुरू होने वाली है महोदय, और आज तक रामायण सर्किट से उसको नहीं जोड़ा गया। कृपया समाप्त करें। शाहबाद परिक्षेत्र, अब हम चाहेंगे रामायण सर्किट से आप जोड़ आपसे आग्रह, तिवारी जी, आपका समय समाप्त हो गया है। अब हमारा आग्रह माननीय सदस्य महबूब आलम जी, CPI-ML से समाप्त, आप लिख कर दे दीजिएगा अलग से। आप आग्रह है तिवारी जी, आप लिख करके अलग से दे दीजिए। ऑफ कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए। कृपया बैठ जाएं। अब हमारा आग्रह है माननीय सदस्य महबूब आलम जी से, CPI-ML से, आज कृपया बैठ जाएं। राज्यपाल के अभिभाषण पर विमर्श हो रहा है, वाद विवाद हो रहा है। महोदय, मैं महोदय से आग्रह करूंगा तिवारी जी बैठ जाइए कि आज का दिन जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान के किसानों ने 3 कृषि बिल के खिलाफ दिल्ली कूच किया है, और इस सर्द मौसम में भी जिस तरह से केंद्र की सांप्रदायिक फांसीवादी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों पर बर्बर जुल्म ढाया है, और अभी भी जुल्म ढाए जा रहे हैं। आप बिहार की बात, महोदय, आपसे आग्रह है बिहार की पंजाब हरियाणा के किसानों की हालत देखिए महोदय। पूरे देश के किसानों को कारपोरेट घराने का गुलाम बनाने के लिए ये जो 3 किसान बिल है महोदय, कानून, और उसमें से आवश्यक वस्तु अधिनियम के माध्यम से चावल, दाल, आटा, आलू, प्याज जैसे जीवन के आवश्यक खाद्य सामग्री को, असेंशियल वस्तु द्रव्य से हटा दे करके कारपोरेट घराने का अधिकार क्षेत्र में दे दिया है। इससे महोदय आने वाले दिन में बहुत भयानक तबाही होगी, और भयानक तबाही नहीं, महंगाई बढ़ेगी। अभी तो कुछ लोग प्याज खाना छोड़ दिया, कुछ लोग आलू खाना छोड़ दिया, कुछ लोग जो है और क्या खाना छोड़ेंगे। लेकिन महोदय, जमाखोरी को जायज करार दे करके नरेंद्र मोदी सरकार ने देश की जनता के विरोध में जो परिचय दिया है, मैं ऐलान करता हूं महोदय इस सदन के माध्यम से कि आने वाले दिन में निश्चित रूप से जमाखोरी के माध्यम से
आने वाले 1 किलो चावल का कीमत 200 रुपया हो जाएगा महोदय। इसलिए मैं किसानों पर हो रहे बर्बर जुल्म के खिलाफ इस प्रस्ताव से निंदा की मांग करता हूं महोदय। और इस मांग करते हुए महोदय, मैं महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि बिहार विधानसभा चुनाव कोविड-19 की छाया में क्रूर और भयानक लॉकडाउन के कारण उत्पन्न विकट परिस्थितियों के बीच संपन्न हुआ। चुनाव में राजग को बहुमत कम अंतर से जीत हासिल हुई। हालांकि कम मार्जिन वाली कई सीटों पर जो जीत हुई, हमारी कई आशंकाओं, हमारे जो दोबारा गिनती की मांग थी, उनका समाधान चुनाव आयोग अभी तक नहीं कर पाई है। बावजूद सरकार दावा नहीं कर सकती है कि चुनाव उसके एजेंडे की जीत हुई है। पूरा चुनाव रोजगार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, जनता की जीविका, सम्मान और अधिकारों तथा एनआरसी, एनपीआर, सीए के खिलाफ इर्द गिर्द केंद्रित रही महोदय। ये बिहार के आगे की राजनीति के एजेंडे के रूप में स्थापित हो चुके हैं। भाजपा जदयू की लाख कोशिशों के बावजूद बेरोजगारी, प्रवासी मजदूरों के मुद्दे, स्कीम वर्कर, शिक्षकों का अस्थायीकरण आदि सवाल चुनाव के केंद्र में रहे। पूरे चुनाव भाजपा जदयू के नेता इन मुद्दों से भागते रहे महोदय। चुनाव में हमने देखा किस तरह से हमारे महागठबंधन के चुनाव सभाओं में लाखों की भीड़ थी, उत्साह था, और किस तरह से राजग के चुनाव में सन्नाटा था। और उस सन्नाटे में हमने देखा महोदय किस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जनता से कभी गिड़गिड़ाते रहे और कभी जनता को धमकाते रहे कि अगर नहीं सवाल करोगे तो कलेक्टर को ऐलान किया महोदय, इसको गिरफ्तार करो। यही नहीं महोदय, ये गिड़गिड़ाते रहे कि हमारा ये आखिरी चुनाव है, हमको वोट दीजिए। इनको एहसास हो गया था महोदय कि पूरी जनता इनके खिलाफ एक जनयुद्ध का ऐलान कर दिया है। इसलिए महोदय, हमारी जो आशंका है, कम मार्जिन के सीट में इनके जो जीत मिली है उन पर दोबारा गिनती हो, उन आशंकाओं को दूर करे। और नहीं तो इन पर जो इल्जाम लग रहा है कि चोर दरवाजे से ये सरकार चला रही है, इस इल्जाम से वो उबर नहीं सकते हैं महोदय, बिल्कुल उबर नहीं सकते हैं महोदय। कोरोना जनित लॉकडाउन से उत्पन्न गंभीर परिस्थितियों में खासकर सरकार ने लाखों लोगों की जिंदगी को खतरे में डालकर चुनाव करवाया ताकि विधानसभा चुनाव की चोरी कर ली जाए। जनता ने उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया। चुनाव ने राज्य में कोरोना विस्फोट के मुहाने पर खड़ा कर दिया महोदय। आज सरकार कोरोना नियंत्रण की रोकथाम के लिए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ठीक उलट है। मुख्यमंत्री 90 दिनों तक अपने आवास में छुपे रहे। सबसे शर्मनाक बात यह थी कि चमकी बुखार की बात करें या कोरोना महामारी की अव्वल दर्जे की असफल नाकाम मंत्री मंगल पांडे को एक बार फिर स्वास्थ्य मंत्री का जिम्मा दे दिया गया है। सरकार का दावा है कि बिहार में 1 करोड़ 35 लाख से अधिक लोगों को कोरोना जांच हुई है, लेकिन यह रैपिड टेस्ट है जो संक्रमण की सच्चाई उजागर नहीं करती। राज्य के आरटीपीसीआर की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। कोरोना संक्रमित आम लोगों की बात तो जाने दीजिए महोदय, सचिव स्तर के आला अधिकारियों को हम सब ने, बिहार ने, देश ने तरफ कर मरते देखा है। दरअसल कोरोना संक्रमण ने बिहार की पूरी तरह ढह चुकी स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी है। गर्भाशय के बाद अब राजधानी पटना में सरकार की नाक के नीचे किडनी रैकेट उजागर हुआ है महोदय, जिसमें भाजपा के लोग संलग्न हैं। 24 मार्च को प्रधानमंत्री का अचानक लॉकडाउन की घोषणा के बाद महोदय, जब लाखों मजदूरों के सामने पैदल ही आने का, घर लौटने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, उसकी पीड़ा त्रासदी को हम कभी भूल नहीं सकते। उनकी पीड़ा को, त्रासदी के प्रति हम खामोश तमाशा भी नहीं रह सकते। मोदी सरकार ने उनके साथ जो अमानवीय अत्याचार किया, व्यवहार किया, इतिहास में इसके बिले उदाहरण है। पलायन रुक जाने का दावा करने वाली बिहार सरकार की तो पोल खुल गई महोदय। प्रवासी मजदूरों की सबसे बड़ी संख्या बिहारी प्रवासी मजदूरों को थी महोदय। मैं एक बात कहना चाहूंगा महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी कैसे सहृदय हो सकते हैं। मुख्यमंत्री जी के साथ एक बार हमारे वार्तालाप में उन्होंने कहा, उनका मत है कि मैं तो इनको प्रवासी मानता ही नहीं हूं। तो आप क्या मानते हैं? ये माइग्रेंट नहीं है, ये स्वेच्छा से
दूसरे प्रदेशों में ये करने गए हैं, रोजगार हासिल करने गए हैं। मैंने कहा महोदय, अगर इनको माइग्रेंट नहीं मानते हैं तो पटना यूनिवर्सिटी के लड़का अगर मिथिला यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट देने के औचित्य को खत्म कर दीजिए। ये हमारे मुख्यमंत्री का नजरिया है महोदय। और महोदय, ये अभी गरिमा की बात कर रहे थे, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, इनके पास कौन सा जादू है? ये जादू जरा हम लोग भी सीखना चाहेंगे कि 5 साल में कभी कभी इनकी उम्र 3 साल बढ़ जाती है और कभी कभी 5 साल में इनकी उम्र 12 साल बढ़ जाती है। ये कौन सा जादू है? तारकिशोर जी, जरा हम लोग को भी दीजिए, हम लोग भी अपनी उम्र थोड़ा घटा लें। बैठ जाए, कृपया बैठ जाए, आपको समझ माननीय सदस्य कृपया बैठ जाए। महोदय 9 मिनट है, 9 मिनट महोदय। और जब मजदूर महोदय अपने बल पर भूख प्यास से महोदय ये आने लगे तो हमारे बैठ जाए। कोरोना रोकने के नाम पर, लॉकडाउन रोकने के नाम पर, जी हम पार्टी से महोदय इन्होंने आपका समय समाप्त हो गया है। आपसे आग्रह है कृपया बैठ जाएं। आपका समय समाप्त हो गया है। अब हम चाहेंगे माननीय सदस्य प्रफुल्ल कुमार मांझी जी हम पार्टी से 1.5 मिनट। माननीय सदस्य प्रफुल्ल कुमार मांझी जी है, बोलिए, आप शुरू कीजिए, कृपया बैठ जाइए। माननीय मांझी जी बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी, राज्य की प्लीज जनता बैठ द्वारा जाइए। महबूब साहब शांत हो गया। निष्पक्ष एवं 9 मिनट हो गया, अब बोलिए। श्रवण कुमार सरकार के द्वारा जो भाषण दिया गया है, स्वतंत्र मतदान के जरिए निर्वाचित 17वीं विधानसभा के उद्घाटन सत्र के महामहिम माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी के द्वारा अभिभाषण के प्रति हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर की तरफ से आभार स्वीकार किया जाए। मंत्री श्रवण कुमार द्वारा राज्य सरकार के द्वारा बिहार वासियों के सर्वांगीण विकास की दिशा में किए गए प्रयासों का उल्लेख किया गया है। विश्वव्यापी कोरोना संकट की गंभीर चुनौती जैसी विकट स्थिति में सरकार के स्तर से आम जनजीवन के कोरोना से बचाव हेतु उल्लेखनीय प्रयास किए गए हैं। राज्य में अमन चैन का माहौल कायम है। अपराध, भ्रष्टाचार एवं सांप्रदायिकता पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण स्थापित किया गया है तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महादलित उत्थान हेतु अनेक महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। 7 निश्चय संकल्प के तहत आधारभूत संरचना का निर्माण, नागरिक सुविधाओं का विस्तार, जल जीवन हरियाली कार्यक्रम, युवाओं की तरक्की, महिला सशक्तिकरण इत्यादि का मार्ग सफलतापूर्वक हुआ है। हमें उम्मीद है कि वर्तमान सरकार राज्यवासियों की समावेशी तरक्की की दिशा में अभूतपूर्व रूप से सफलतापूर्वक नई ऊंचाइयां प्राप्त करेगी। सरकार के लोक कल्याण के सही प्रयासों में हमारी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा कंधे से कंधे मिलाकर अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेगी। आपका समय समाप्त हो गया, कृपया बैठ जाएं। अब माननीय सदस्य श्रीमती ज्योति देवी जी हम पार्टी से। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपकी अनुमति से मैं आज माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी द्वारा सरकार के पक्ष में दिए गए अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापन करने एवं उनके विचार प्रकट करने के लिए खड़ी हुई हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जिस प्रकार से माननीय मंत्री महोदय ने विगत 15 वर्षों में जो वर्तमान सरकार के द्वारा सबका साथ सबका विकास नीति पर आधारित न्याय के साथ चहुमुखी विकास कार्य हुआ है, उसे बड़े ही सिलसिलेवार ढंग से बिहार विधान मंडल में प्रस्तुत किया है। इसके लिए मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देती हूं और उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूं। इसी का परिणाम है कि बिहार की सम्मानित जनता ने इस सरकार को दोबारा काम करने का मौका दिया है। बिहार की सम्मानित जनता ने बिहार को विकसित होते एवं जन जन तक खुशहाली आते देख जिस प्रकार से बिजली, सड़क, पुल पुलिया, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण,
पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण, कृषि, जल जीवन हरियाली, पेयजल सुविधा, दहेज प्रथा, मत्स्य पालन, पशुपालन, बाल विवाह, शराबबंदी एवं बिहार में कानून का राज एवं सरकार द्वारा जनहित में चलाई जा रही अनेकों योजनाओं को देख समय समाप्त हो गया है। मुक्त थी और शांति महसूस कर रही थी। उसी का नतीजा है इमाम जी जो AIMAIM बैठ जाएं। महामहिम के भाषण हाउस का ऑर्डर मिल जाए सर, हाउस का ऑर्डर बैठ जाइए, आप बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम के अभिभाषण पर अपने ख्यालात के इजहार के लिए खड़ा हुआ हूं। महामहिम का भाषण दरअसल सरकार के इरादों की एक तस्वीर होती है। मैं इस पर बात करूंगा। उससे पहले मैं इस सदन में बिहार के विधानसभा सदस्य बनने का चौथे बार का मुझे अवसर मिला है। मैं यहाँ के दरो दीवार के लिए नया नहीं हूं। हमारे बहुत सारे संगी साथी हैं और बहुत सारे नए मित्र यहाँ जीत कर आए हैं। पिछली बार जो मैं आया था बड़े सड़कों पे चल के आया था, लेकिन अब की बार मेरा आना एक पगडंडी से हुआ है। मुझे इस सफर को तय करने के लिए बड़ी सड़कों और शाहराहों को छोड़कर एक पगडंडी क्यों तलाश करनी पड़ी, मैं उसके संबंध में दो शब्द कहना चाहूंगा। देश में सांप्रदायिकता और समानता, समाजवाद और सेकुलरिज्म की एक लड़ाई चल रही है। अकलियतों ने, दलितों ने हमेशा मुबैना तौर पर सेकुलर कहने वाले लोगों का साथ दिया, लेकिन सेकुलर पार्टियों ने भी अकलियतों और दलितों के साथ इंसाफ नहीं किया। सांप्रदायिक ने तो इस पर नजर रखा ही, चाहे हमारे दूसरे मित्र जो सांप्रदायिकता की पट्टी बांधकर चल रहे हों, उन्होंने दलितों और अकलियतों को मजबूर किया कि आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को, MIM को जय मीम और जय भीम का नारा देकर अपनी अलग राह बनानी पड़ी और मैं उसी पगडंडी से चलकर इस सदन में आया हूं। और ये असल मजबूरी ये रही कि चाहे दूसरे मित्र जो अपने आप को सेकुलर कहते हो, उन्होंने अकलियतों के साथ, दलितों के साथ इंसाफ नहीं किया। और आप ये देखेंगे कि इस वक्त जय भीम और जय मीम का नारा देकर, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का झंडा लेकर, ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट के जरिए से अगर हम सीमांचल से जीत कर आए हैं, तो सीमांचल के लोगों ने क्यों जिताया, इस पर भी सदन को गौर करने की जरूरत है। मैं समझ रहा था कि महामहिम के भाषण में इसका कोई संकेत मिलेगा। स्वतंत्रता के बाद समाजवाद के नारे भी लगे, स्वतंत्रता के बाद समाजी इंसाफ के नारे भी लगे, इंसाफ के साथ तरक्की का नारा भी लगा, सबका साथ सबके विकास का नारा भी लगा, लेकिन अकलियतों और दलितों को इंसाफ नहीं मिल सका। और संतुलित विकास की बात कही गई और सीमांचल का वो क्षेत्र, मैं साधुवाद देना चाहता हूं विपक्ष के, प्रतिपक्ष के नेता को कि उन्होंने सीमांचल कमीशन की बात कही है। माननीय तारकेश्वर जी जो अभी उप मुख्यमंत्री बने हैं, मैं समझता हूं कि अपने पार्टी के कार्यकर्ता नहीं बल्कि सीमांचल की उस पिछड़ी बस्ती की आवाज बनने में काम करेंगे। महोदय कि सीमांचल की गाथा क्या है? पूरे बिहार में सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा पलायन, बाढ़ से प्रभावित, मानंदा, डोब, कनकई, बकरा नदियों से घिरी हुई बस्ती, हर साल हजारों लोग विस्थापित हो रहे हैं, उसके बारे में कोई योजना नहीं बन पाई। पर कैपिटा इनकम कम, पलायन सबसे ज्यादा, स्कूल कम, बीमार सबसे ज्यादा, हॉस्पिटल से महरूम, और उस पर कोई बात इसमें नहीं हो पाई। महोदय मैं उसकी तरफ नजर दौड़ाने की बात कहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं नई सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में नहीं है, मेरी आवाज उन तक पहुंचती होगी कि उन्होंने सेकुलरिज्म का साथ देने का वादा किया था। हम लोग भी थोड़ी देर के लिए उसके साथ गए थे, बिहार की जनता ने भी उस पर विश्वास किया था, लेकिन न जाने इस पवित्र रास्ते को छोड़कर फिर वो कहां कीचड़ के रास्ते में गुम हो गए हैं। और आज नतीजा ये हुआ है कि बिहार की जनता का विश्वास उस पर से उठा है। मैं चाहता हूं इस वक्त कि इस सदन का जो समय मिला है हमको, इस सदन को गंभीरता से बिहार के दलित पिछड़े के तरक्की की बात कही जाए। आज किसान विरोधी बिल पेश किए जा रहे हैं और पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में किसान सड़कों पर आने पर मजबूर हो गया है। MSP का कोई कीमत नहीं मिल पा रही है। हमारे इलाके में धान और गन्ने की, धान और मक्के की पैदावार हो रही है,
कोई खरीदार नहीं है, लागत मूल्य भी किसानों को नहीं मिल पा रहा है, किसान खुदकुशी करने पर लटक रहा है, बच्चों को स्कूल नहीं मिल पा रहा है, बीमारों को दवाइयां नहीं मिल पा रही है। आखिर ये न्याय के साथ तरक्की, ये ख्वाब है, ये सपना है, ये दीवाने की बढ़ है, जमीन पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि किसी भी लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि वहां जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, अल्पसंख्यक लोग अगर मेन स्ट्रीम में उनको जोड़ा जाए, अल्पसंख्यकों को अगर उसके जान माल इज्जत आबरू की पहरेदारी हो, उसको लिखने पढ़ने सरकारी नौकरी में और सुविधाओं में अगर हिस्सा मिले, तो मैं समझता हूं कि प्रजातांत्रिक लोकतंत्र की सबसे बड़ी कामयाबी होती है। लेकिन रिपोर्ट से खबरें आती हैं कि आज आजादी के वक्त जो अकलियत की हालत थी उससे भी बदतर हो गई है। अकलियत के बच्चों को स्कूल नहीं मिल पा रहा है, उनके बीमारों को दवा नहीं मिल पा रही है, उनकी बस्तियों पर सड़क नहीं पहुंच पा रही है। आखिर ये नाइंसाफी कब तक होगी? उर्दू जो सेकुलरिज्म की जबान है, जिसने सरफरोशी की आवाज दी कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मुल्क की आजादी के लिए माफी मांगने वालों की बात तो नहीं कहता, लेकिन गर्दन कटाने वालों को बड़ी ताकत दिया था उर्दू ने। लेकिन आज उस उर्दू को बिहार से निकाला जा रहा है। महोदय, मदरसे की हालत क्या है? मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे क्या बिहार के बच्चे नहीं है? मदरसे के शिक्षकों को आखिर वाजिब तनख्वाह वक्त पर क्यों नहीं मिल पाती है? उनके पेंडिंग जो स्कीम्स है वो लागू। महोदय, बड़ा प्रेम के साथ महोदय, दर्द की आवाज में कह रहा हूं महोदय, मैं तो इन महान लोगों के दरमियान में, इन बड़े बड़े दालान वालों के दरमियान में दलितों की बस्ती की आवाज हो। महोदय, दो बात सुनी जाए। महोदय, आज क्या हो रहा है? मदरसे की हालत क्या है? शिक्षकों को तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, उर्दू के शिक्षक लाठियां खा रहे हैं, औकाफ का हाल बुरा होकर रह गया है। कृपया और आज अकलियत की जानमाल, आज गुलनाज की बात, आज बच्चे गिने जा रहे हैं और गुलनाज का खून हुआ यहाँ पर। गुलनाज की कोई भी बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। महोदय, कुमार जी, संचित कर रहा हूं सीपीआईएम माननीय सदस्य श्री अजय कुमार जी, सीपीआईएम। आप ऑर्डर में तो अध्यक्ष जी लाइए। आप शुरू करें, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाएं। थैंक यू। मैं खड़ा हूँ अध्यक्ष जी, मैं खड़ा हूँ राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर विमर्श करने के लिए। मैं समझता हूँ कि महामहिम जब सदन में बोलते हैं तो वो सरकार जो करती है या आगे जो करना चाहती है उसका एक प्रतिबिंबन होता है, और उसके आधार पर मैं उनके भाषण को जो सुना, मैं ये कह सकता हूं कि जो सरकार अभी सदन में सत्ता पक्ष में बैठी हुई है, उनके जो किए हुए वादे हैं और फिर जो कल सदन में आया, दोनों में मेल नहीं खाता है। सत्ता पक्ष के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सरकार की ओर से कहा गया था कि हम ये सारे काम कई चीजों का किया कि विकास के मुद्दे पर सदन में हम जीत करके आए हैं, सरकार उस आधार पर बन करके आई है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, विकास का मतलब क्या होता है? विकास का मतलब होता है कि लोगों के जीवन स्तर में कोई सुधार हुआ कि नहीं। जहां तक मैं समझता हूं कि जो इस बिहार के गरीब लोग हैं, जो यहाँ के मजदूर हैं, उनके जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ है। उनके खाने के लिए जो थाली में अनाज था, वो भी इस सरकार के रहते हुए अनाज जो है थाली से गायब हो गया। इसलिए विकास का कोई काम नहीं हुआ है। अगर कुछ हुआ है, जल जीवन हरियाली की बात सरकार की ओर से बहुत ही ऊंचे शब्दों में किया गया था। मैं आपसे, आपके माध्यम से मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जल जीवन हरियाली के नाम पर पोखर के भिंडा पर जो बसे हुए गरीब लोग थे, बिहार सरकार का एक्ट कहता है किसी भी गरीब को जब डिस्पोजेस्ट किया जाएगा उससे पहले उसको पोजीशन दिया जाएगा। लेकिन बिहार के अंदर हजारों लोग को पोखर के भिंडा पर से भूमिहीन को उजाड़ा गया, और भूमिहीन जब उजड़ेगा बिहार का विकास नहीं हो सकता है। बिहार का विकास किसी भी हालत में नहीं हो सकता है। हम आपसे जानना चाहते हैं, दूसरा जो सरकार सबसे ज्यादा अपनी पीठ थपथपाती है दलितों के लिए कि हम दलितों के लिए काम किए हैं, काम करेंगे, लेकिन हम जानना चाहते हैं दलितों के लिए जो संपर्क पथ का सवाल था वह आज भी बाकी है, इस काम को पूरा नहीं कर पाई है। इसलिए इस नाम पर जो है सरकार नहीं कह सकती है कि हम विकास का काम किए हैं। हम जानना चाहते हैं, कोरोना के सवाल पर सरकार कह रही है कि हमने ये काम किया, हमने इतना काम किया, पूरे देश में हमने अपना नाम को रोशन किया हूं। लेकिन हम जानना चाहते हैं, जब बिहार के मजदूर, लाखों मजदूर सिर पर जो है बेडिंग लेकर के पैदल चल रहे थे, सरकार कहां थी?
750 लोग रास्ते में ही दम तोड़ दिया। उस समय सरकार कहाँ थी जब मजदूर मर रहे थे? ये सरकार कहाँ थी? ये वही सरकार है जब हम लोग मांग कर रहे थे उनको घर तक आने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए, ट्रेन की व्यवस्था की जानी चाहिए। सरकार कह रही थी मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, और जब पैसे नहीं है ये नहीं हो सकता। इसलिए हम आपके माध्यम से इन सारे सवाल के साथ एक सवाल हम रखना चाहते हैं। 19 अब बैठ जाए, आप बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का जो सुअवसर प्रदान किया है उसके लिए मैं कोटिशा आपका आभार व्यक्त करता हूं। कल संविधान दिवस था, इसलिए मैं संविधान सभा के सभी सदस्यों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का जो मेरा संकल्प है उसको भी दोहराता हूं। महोदय, मुझे इस सदन में पहली बार चुनकर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझ जैसे और भी नवनिर्वाचित जितने भी पहली बार चुनकर आए यहां सदस्य हैं, उनको विगत 2 दिनों में काफी निराशा का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि मैंने जो अपने वरिष्ठ सदस्यों का आचरण यहां पर देखा वो मुझे माकूल प्रतीत नहीं हुआ। हम सब यहां पर अपने क्षेत्र प्रदेश के लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सभी सदस्य यहां पर आए हुए और उनकी आशाओं का निराकरण करना और उनकी पूर्ति करना, यही हमारा लक्ष्य है। इस प्रदेश का और क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो, प्रतिभाओं का पलायन रुके, श्रम का पलायन रुके, शिक्षा की गुणवत्ता में विकास हो, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन हो, यही इस प्रदेश की महान जनता का सपना है और इसी को हम सब लोगों को पूरा करना है। मैं विकास के प्रति काफी आशान्वित हूं और मुझे लगता है कि अगर इस सभा का और सरकार का सहयोग मिलता रहा तो इस प्रदेश की जनता का सपना जरूर पूरा होगा। मैं अपनी आशा को दिनकर की चंद पंक्तियों के साथ बोलते हुए मैं अपने भाषण को समाप्त करना चाहूंगा। लोहे के पैर हड़े होंगे, तू गीत प्रेम का गाता चल, नम होगी यह मिट्टी जरूर, आंसू के कण बरसाता चल। धन्यवाद। नियम के तहत आकृष्ट करना चाहता हूं और चूंकि अब महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद विवाद समाप्ति पर है, लेकिन यह मुद्दा महत्वपूर्ण है, इसलिए हम चाहेंगे कि सदन के सभी माननीय सदस्य इस पे गौर भी करें, आसन विशेष रूप से गौर करें और खास तौर से कुछ ऐसी बातें जिनसे अनावश्यक विवाद का विषय बने नहीं होने चाहिए। और मैं उद्धृत करना चाहता हूं, हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष ने 2-3 बातें माननीय मुख्यमंत्री सदन नेता के संबंध में कही है। हम सदन से अपील करना चाहते हैं कि पूरी बात जैसे उनकी हम लोगों ने सुनी है, वो सारा सदन पूरी बात सुने, समझे, वाकिफ हो, जिससे कि आने वाले समय में भी हम किसी प्रकार के अनावश्यक विवाद से बचते रहे। महोदय, ये घटना 1991 की है। अध्यक्ष महोदय, ये घटना 1991 की है। एक मर्डर केस होता है, मर्डर केस में पुलिस फाइनल रिपोर्ट दाखिल करती है, कोर्ट उस फाइनल रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और उस केस में जो नालंदा के डीएमएसपी है उन्होंने खुद कहा है कि वो घटना के समय मुख्यमंत्री वहां नहीं हो सकते हैं क्योंकि वो नालंदा में थे और इसको कोर्ट मान लेता है। अब उसके फिर 18 साल बाद
कोई एक पिटीशन पढ़ता है, कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेता है, हाई कोर्ट में उसके कॉग्निजेंस के विरुद्ध जाया जाता है, कॉग्निजेंस से स्टे हो जाता है, उस पर पूरी बहस होती है और 128 पेज का हाई कोर्ट का विस्तृत जजमेंट आता है, जिसका कुछ रेलिवेंट पोर्शन हम जरूर आसन के सामने उद्धृत करना चाहते हैं। क्या नहीं ये आप छोड़िए। अध्यक्ष महोदय, द पिटिशनर इज अ विक्टिम ऑफ फॉल्स एलिगेशन which primarily appeared to have been stemmed from having him reached a very high position in public life by virtue of holding constitutional office and thus damaging him. Concerted and sustained campaign had been orchestrated by elements who by their own conduct had made themselves totally unreliable for the court to attach any shred of credence to the evidence. अब ये सुनिए, अब उनका दूसरा ऑब्जर्वेशन सुनिए कि the protest cum complaint petition itself was malified, frivolous, mischievous, without any basis and in fact totally false and fabricated. उसके बाद सुनिए अध्यक्ष महोदय, the court inescapably finds that prosecution is malified, untenable and solely intended to harass the petitioner. The four reasons succeed. The entire criminal proceeding emanating from complaint case 41C arising out of Pandarak PS case number 131 1991, including the order dated 31st/8/2009 pending in the court of the ACGM bar as far as it relates to the petitioner stands quashed, and thus the instant petition is allowed. Criminal proceedings against the petitioner were quashed under the section 482 of the Code of Criminal Procedure 1973. अध्यक्ष महोदय, ये कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने 128 पेज के जजमेंट में पूरे प्रोसीडिंग को ही मलाफाइड और फ्रिवलस बता के क्वेश्चन कर दिया। इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, इसके विरुद्ध भी दो बार सुप्रीम कोर्ट में जाया गया है, जहां से उनका रिजेक्शन हुआ है, कोई इंटरटेन नहीं किया जा रहा है। हम तो अध्यक्ष महोदय कहेंगे, इस तरीके से जो कोर्ट का, माननीय उच्च न्यायालय का इतना स्पष्ट आदेश है, इसके बावजूद इस पर तरह तरह की टिप्पणी करना ये सदन के मर्यादा के अनुरूप नहीं है और किसी भी रूप में इसको नहीं होना चाहिए। और अध्यक्ष महोदय, हम तो ये कहेंगे कि अगर सदन में इस तरह की बात आती है तो ये अलग जांच का विषय है कि इसके पीछे जब कोर्ट इतनी बार अपना नजरिया बता चुका है, तब इसके पीछे फिर कौन से लोग लगे रहते हैं, जबकि न सुप्रीम कोर्ट इंटरटेन कर रहा है, न हाई कोर्ट इंटरटेन कर रहा है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, हमारा आपसे आग्रह होगा कि इस तरह के बेबुनियाद आरोपों को आप प्रोसीडिंग से निकलवा दीजिए और किसी भी, हम कोई ये नहीं कर रहे, किसी भी ये आगे के लिए परंपरा बने जो सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले, इसके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसमें कोई कंटेंट नहीं है। अध्यक्ष महोदय, उसी तरीके से मैं 1 मिनट और दूसरे मामले में जो नेता प्रतिपक्ष ने कहा था, वो एक मामला आदरी से एक बुक रिलीज वाला था अध्यक्ष महोदय, और बुक रिलीज में कंटेंट पर सवाल है, जिसमें मुख्यमंत्री ने कभी कहा ही नहीं कि हमारा कंटेंट है, और उस पर इस तरीके से, और अगर इस तरह का चलता है मामला चलेगा, तब तो ये तो सदन की मानहानि का बात हो जाएगी। इसलिए, और जहां तक सृजन घोटाले की बात है, सृजन घोटाले में 10 दिन के अंदर, अध्यक्ष महोदय, सृजन घोटाले में मामला प्रकाश में आने के 10 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं सीबीआई को रेफर कर दिया और उससे मुख्यमंत्री का कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, इस सब तरह के आरोपों को
आप प्रोसीडिंग से निकालिए और भविष्य के लिए ऐसी व्यवस्था जरूर दीजिए कि इस तरह के निरर्थक आरोप भविष्य सदन में नहीं बनाए। हम विकराल के नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। आगे मोहम्मद, हाँ बोले, मोहम्मद जमा खां बसपा। हाँ बताइए बताइए। आप तो अपनी बात को रख दिए हैं, बताइए बोलिए। आसन की अनुमति से विषय को रखे हैं। चलिए अध्यक्ष महोदय, फिर समय बढ़ाना पड़ेगा। समय बताइए जल्दी। समय ठीक है, एक दिन और बढ़ा दिया जाएगा क्या? ठीक ठीक बोलिए। गंभीर मसला है, मुख्यमंत्री पे हत्या का मुकदमा चला, मुख्यमंत्री को जुर्माना देना पड़ा। क्या हमने गलत बोला है? ये तो फैक्ट विषय आ चुका है, विषय आ चुका है। महोदय एक बार बात तो बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। नेता प्रतिपक्ष बकवास ही बोल रहा है। बैठ जाइए। नेता प्रतिपक्ष बैठ ऐसी बात है तो आप जांच करवाइए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये झूठ बोल रहा है। मैंने बता दिया था, मेरे भाई समाज दोस्त का बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं। और इसके पिता को किसने बनवाया था? लोकदल में विधायक दल का नेता, क्या पता है? इसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसने बनाया था? और जब इस पर आरोप है, हमने कहा एक्सप्लेन करो। जब एक्सप्लेन नहीं किया तब हमने छोड़ दिया। अगर है तो क्यों नहीं? कोर्ट का फैसला है, हमने तो नहीं कहा था। ये सारे लोग एक एक बात को जानते हैं। कौन नहीं जानता है? अगर किसी बात के जानने के आधार पर अगर इसी तरह से हम चला ना, हम बर्दाश्त करते रहते, हम कुछ नहीं बोलते। क्यों नहीं एक्सप्लेन किया? क्यों नहीं 17 में एक्सप्लेन किया था? आज 4 सीटें है, आज सदन में शांति बनाएंगे। माननीय सदस्यगण, ये सब बर्दाश्त के बाद आपने डिमांड किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी नेता सदन बोले, और जब बोलने लगे तो आप लोग घर से सुनते नहीं, बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आप शांति से सुने, यही वक्तव्य की मांग आपने कर रहे थे। अरे क्या कर रहे हो? सदन की गरिमा को बरकरार रखें। आपस में कार्रवाई स्थगित की जाती है। सदन की कार्रवाई स्थगित की